Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे सिटी लाइट की, लेकिन सबसे पहले बात हेलीकॉप्टर क्रैश की, जिसने आज पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS बिपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन पर पूरा देश स्तब्ध है, शोक की लहर है। कल दिल्ली में शोक सभा रखी गई है, जहां सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शोक सभा में शोक सभा में PM मोदी भी शामिल होंगे। इससे पहले आज PM हाउस में CCS की बैठक ली गई, जिसमें श्रद्धांजलि दी गई। 8 दिसंबर 2021 दोपहर 12:20। तमिलनाडु के कुन्नूर में गंभीर हादसा। सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश। CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 की मौत। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में बुधवार दोपहर 12:20 पर सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घने जंगल में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। यह हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था, जो लैंडिंग स्पॉट से महज 10 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया। इस एयरक्राफ्ट पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत सेना के 13 अधिकारी सवार थे। इसके अलावा जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर पर सवार थीं। शाम होते होते भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इस हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ कई ऐसे सहकर्मी, हमारे सेना के अधिकारी, इस दुर्घटना में आज उनका दुखद निधन हुआ है। ये संपूर्ण देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। इधर इस गंभीर दुर्घटना के बाद दिल्ली में तेजी से हलचल बढ़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को इस हादसे की जानकारी दी। इसके बाद फौरन एक आपात मीटिंग बुलाई गई। बैठक खत्म होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित जनरल रावत के घर उनके परिवार से मिलने पहुंचे। बाद में सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी CDS बिपिन रावत के घर पहुंचे। अचानक हुए इस गंभीर हादसे के बाद बने हालात पर शाम को प्रधानमंत्री आवास पर CCS की एक आपात बैठक बुलाई गई। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिन्होंने 1 जनवरी 2020 को CDS का पद संभाला था। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक सेना प्रमुख के पद पर रहे। रावत के निधन पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गहरा दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। इस गंभीर हादसे से देश स्तब्ध है और दुखी भी। इस हादसे ने एक बार फिर कई सवालों और शंकाओं को बल दिया है। जाहिर तौर पर जिस एयरक्राफ्ट पर देश के CDS सवार हुए, उसकी उड़ान से पहले सभी प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी मेजर्स को पुख्ता किया गया होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी सुरक्षित और भरोसेमंद एयरक्राफ्ट आखिर क्रैश कैसे हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भूपेश कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति के अनुसार अब अगर कोई अनुसूचित जाति, जनजाति या उद्योगपति कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उसे औद्योगिक क्षेत्र में 1 रुपए किराए में निःशुल्क जमीन दी जाएगी।
इसी तरह नगर निगम क्षेत्र की जमीन आरडीए को 1 रुपए स्क्वायर फीट की दर पर देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत 161 एकड़ जमीन आरडीए को दी जाएगी। किसानों के बारदाने की कीमत 18 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए की गई है। वहीं खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का अतिरिक्त राशन दिया जाएगा। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित बसों के टैक्स में 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक छूट दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर, सरगुजा संभाग और कोरबा जिले में स्थानीय निवासी होने की शर्त में छूट दी गई है। इसके अलावा आबकारी उप निरीक्षकों की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। एक अन्य फैसले में राइस मिलर्स की कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दी गई है। वहीं कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन जब जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आते हैं तब तब छत्तीसगढ़ भाजपा में सक्रियता बढ़ जाती है। हर बार भाजपा के प्रभारियों के दौरे के दौरान कांग्रेसी नेताओं के तंज कसे बयान भी सामने आते हैं। इस बार खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने यह कहकर भाजपा के खेमे में खलबली मचा दी है कि विपक्ष में होने के नाते भाजपा को काम तो करना होगा वरना हाईकमान का हंटर लगेगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुद्दों की राजनीति करती आई है, एक परिवार की राजनीति नहीं करती। छत्तीसगढ़ में दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के नेताओं पर हमले तो करते ही हैं, साथ ही नेताओं के बहाने प्रदेश प्रभारियों पर भी तंज कसते हैं। ताजा मामला खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्षी बीजेपी के नेता अगर कुछ न कुछ काम नहीं करेंगे तो उन पर हाईकमान का हंटर चलेगा। उन्होंने भाजपा के प्रदर्शन को विपक्ष की औपचारिकता पूरा करने वाला बताया। विपक्ष को कुछ ना कुछ तो काम करना है, नहीं तो इनके हाई कमान इनके ऊपर हंटर लगाएगा। माननीय पुरेंदेश्वरी देवी जब आती हैं तो इनको हमेशा क्लास लेती है, तो औपचारिकता पूरा करने के लिए लोग करते हैं। अमरजीत भगत के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ये भाषाई संस्कार, परिवारवाद और चापलूसीवाद से चलने वाली कांग्रेस के ही हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे और 365 दिन काम करने वाली पार्टी बीजेपी कुर्सी लोभ के लिए नहीं बल्कि देश सेवा के लिए काम करती है। ये भाषाई संस्कार कांग्रेस के ही होते हैं, जिसमें परिवारवाद, चापलूसीवाद और गांधी परिवार की संस्कृति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी कुर्सी मात्र के लोभ से संचालित होने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करके चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। नगरीय निकाय चुनाव में बिखरे नजर आए बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश प्रभारी के दौरे के बाद एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि एकजुटता कब तक बरकरार रहती है। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के 15 निकायों के 370 वार्डों के लिए कुल 1348 प्रत्याशी आमने सामने हैं। 20 दिसंबर को होने वाले चुनाव में 4 नगर निगम भिलाई, रिसाली, चरौदा और बीरगांव में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीरगांव नगर निगम गठन के बाद यहां दूसरी बार चुनाव हो रहा है, जहां की समस्याओं को लेकर भाजपा कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नगर निगम बीरगांव में शहर सरकार बनाने के लिए पार्टियां अब मैदान में उतर आई हैं। बीजेपी कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। यहाँ के 40 वार्डों के लिए 186 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 46 प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस भाजपा ने अपने कई पार्षदों को टिकट महापौर चेहरे के रूप में दिए हैं। कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी के रूप में योगेंद्र सोलंकी, इकरार अहमद, नंदलाल देवांगन और मोहम्मद रियाज हो सकते हैं। वहीं अगर भाजपा बहुमत में आती है तो हीरालाल देवांगन, जब्बार डगली, पतिराम साहू महापौर के चेहरे हो सकते हैं। ये सभी नेता बीरगांव नगर निगम की राजनीति में लंबे समय से अपनी पैठ जमाए हुए हैं। 2014 और 15 में बीरगांव नगर पालिका निगम के रूप में सामने आया। पहली महापौर भाजपा की अंबिका यदु थी। इसके पहले नगर पालिका के 2 कार्यकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और अगर बात करें तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों की, तो पीने के पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या,
नाली निकासी और सौंदर्यीकरण की समस्या। वहीं स्थानीय लोगों का क्या कहना है, ये भी जरा सुन लीजिए। रोड बनाते फिर याद आता है कि पाइप डालना है, नाली बनाना है, सबसे बड़ी समस्या यही है। यही नाला वगैरह है, इसका सर सफाई नहीं है, इसका सर सफाई होना चाहिए। ये कचरा सही नहीं लगता है। हमें नाली की समस्या है, पानी की समस्या है। पानी हमेशा गंदा आता है। पीछे तालाब है, अपने जस्ट पीछे तालाब में ना कोई साफ सफाई है हमारे वार्ड। यहाँ समस्याएं तो बहुत सारी समस्या है, नाली का है, पानी का है, बिजली का है, मच्छर का है, बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ वार्ड नंबर 28 में इकराम मोहम्मद काम किया है। बीरगांव के सभी वार्डों में कांग्रेस, भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन अधिकांश वार्डों में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच है। पिछले चुनाव में बीरगांव के कुल 40 वार्ड में कांग्रेस के 23 पार्षद और भाजपा के 13 पार्षद निर्वाचित हुए। तब महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ करता था, लेकिन 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद निर्वाचित पार्षद महापौर चुनते हैं। अब कांग्रेस और भाजपा वार्डों को जीतने पर ज्यादा जोर दे रही है। वार्ड को जीतने तक की जिम्मेदारी दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस ने सारे विकास के काम जो हुए हैं 3 साल में हुए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 104 करोड़ रुपए की जल संवर्धन योजना, घर घर में पीने का पानी नल के माध्यम से दिए जाने का काम जारी है, तेजी से जारी है। मैक्सिमम सर्वाधिक सीटें कांग्रेस की जाएंगी, जीत के जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार का अगर नाता रहा तो विकास से रहा। विकास के लिए अगर नगरीय प्रशासन विभाग ने जितना पैसा दिया है उसका 1% हिस्सा भी कांग्रेस की 3 साल की सरकार ने नगरीय प्रशासन के मामले में, चाहे बीरगांव हो या अन्य नगर निगम हो, उनको नहीं दिया। तो लोग चाहते हैं कि जब बीरगांव को वो शहर बनाए हैं तो इस बार नगर निगम में हम बीरगांव में जोगी कांग्रेस के महापौर बनाएंगे और अधिकांश पार्षद हमारे जीत के आएंगे। ये जनता का कहना है, जिन्होंने मन अपना बना लिया है। राजधानी रायपुर से लगे होने के कारण बीरगांव नगर निगम में राजनीतिक माहौल अन्य निकायों से कुछ ज्यादा ही है। रोजाना सत्ताधारी दल के विधायक और पदाधिकारी प्रचार प्रसार और दौरा कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक करके रणनीति बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन दोनों ही पार्टियों की रणनीति और चुनावी वादों से जनता किसकी ओर प्रभावित होकर अपना मत देगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। नयापुरा लालघाटी क्षेत्र के एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाने आए लोगों से उनका हाल जाना, साथ ही प्रदेशवासियों से अपील की है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। साथ ही सबसे बड़े सुरक्षा कवच वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने होंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने दिसंबर महीने के आखिर तक टारगेट 5.5 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य तय किया है। इधर सीएम के निर्देश के बाद मंत्री और अधिकारी व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटे हैं। इसी के तहत भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज जेपी अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के संचालन से लेकर बिस्तरों की संख्या और दवाइयों की उपलब्धता की भी जानकारी ली। कि हम तीसरी लहर आने ही ना दें। आवश्यक रूप से मास्क लगाए रखना, चेहरे को, मुंह को और नाक को कवर करना, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। और उसके बाद सुरक्षा चक्र अगर सबसे बड़ा कोई है हमारे पास तो वो है कोविड के दोनों वैक्सीन के डोज। जहां पर बेड बढ़ाने की आवश्यकता थी वो बेड बढ़ाए गए, जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत थी वो बढ़ाने का काम किया गया है, बजट पर्याप्त दिया गया है, दवाइयों की कोई कमी ना रहे अस्पतालों में। ये सारी चीज़ें मंत्रियों को चेक करना है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल जबलपुर के दौरे पर रहे। यहां राज्यपाल ने भेड़ाघाट के संगमरमरी सौंदर्य को निहारा। इसके बाद राज्यपाल ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने यहां वैज्ञानिकों की रिसर्च को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है।
इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सिकल सेल जैसी आनुवांशिक बीमारी फैल रही है। इसकी रोकथाम के लिए लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं। काफी कुछ सफलता मिली है, लेकिन इस बीमारी की पूरी तरह से रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों को और प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिकों को और रिसर्च में बड़े पैमाने पर काम किया गया है, जिसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि ICMR में बीमारियों और उनसे बचाव के संबंध में रिसर्च किए जाते हैं। और आयुर्वेद में कोई ऐसा दवा मिल जा सकती है कि क्या, उसको भी संशोधन करना चाहिए। उससे भी अपन कैसे उसको हम कर रखें, या तो अगले टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ऐसे नई नई चीज आ रही है, तो उसका भी आज नहीं तो कल तो कोई इलाज निकलेगा। मेरे को ज्यादा खुशी ये है कि जनजाति समाज की ये इंस्टीट्यूट बहुत चिंता कर रही है। और एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने PM आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट की बैठक में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गई है। अठारह दिसंबर को PM मोदी देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को बढ़ाकर 8 लेन किया जाएगा। कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि इसी बीच किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है। जानकारी के मुताबिक अब कल दोपहर 12 बजे फिर किसान मुलाकात करेंगे। रोहित शर्मा भारत के नए वनडे कैप्टन होंगे। ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने रोहित शर्मा को वनडे और T20 टीम का कैप्टन बनाने का फैसला लिया है। बिलासपुर में एक होटल संचालक को बंधक बनाकर धमकाने और कार लूटने के साथ उससे 22 लाख रुपए का चेक लेने की सनसनीखेज वारदात हुई। पीड़ित होटल संचालक ने SP के पास फरियाद करते हुए अपनी सुरक्षा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। रमित मिश्रा नाम का युवक बिलासपुर में श्रीकांत वर्मा मार्ग में पराठा हाउस का संचालन करता है, जिसने SP को लिखी फरियाद में बताया कि लॉकडाउन के दौरान जब उसे पराठा हाउस चलाने में दिक्कत आने लगी तो उसके परिचित अब्दुल गफ्फार ने खाद्य विभाग में पदस्थ शेख अब्दुल कादिर से मुलाकात कराई। अब्दुल कादिर ने पार्टनरशिप में पराठा हाउस चलाने का प्रस्ताव दिया। दोनों ने मिलकर जब दुकान अच्छी चलाने लगे तो लाभ भी कमाया, लेकिन जब पराठा हाउस में ग्राहकी की कमी होने लगी तो अब्दुल कादिर अपनी भागीदारी खत्म करने के लिए लगातार उस पर दबाव बनाता रहा। फिर पिछले दिनों शेख अब्दुल कादिर खान और उसके भाई बादल खान ने अपने 7-8 दोस्तों के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया। साथ ही ब्लैंक स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाए और 22 लाख रुपए का चेक भी ले लिया। इसके अलावा धमकाते हुए अब्दुल कादिर और बादल खान ने उसकी कार लूटी। पीड़ित रमित मिश्रा ने पुलिस से अपनी सुरक्षा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरी गाड़ी भी ले गए हैं और मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, और क्योंकि इनकी प्रवृत्ति है, जिस हिसाब से ये लोग लड़ाई झगड़ा वाले लोग हैं, इन लोगों ने मुझे भी दबाव बनाने की कोशिश की और आगे मुझे और मेरे परिवार को जान का बहुत खतरा है। इन लोगों से अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और रायपुर के DKS अस्पताल में अब रायपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि बीते दिनों हुई स्वास्थ्य विभाग की बैठक में ये बात सामने आई है कि मेकाहारा की ही एक शाखा की DKS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसलिए इसे भी रायपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन माना जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि अब से मेडिकल कॉलेज डीन ही DKS के प्रभारी होंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा संचालक के जरिए ही शासन से पत्राचार किया जा सकेगा। आपको बता दें कि DKS को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में पिछली सरकार के कार्यकाल में ऑटोनॉमस हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया गया था।
भोपाल एम्स में पूर्व सांसद आलोक संजर का धरना खत्म हो गया है। अस्पताल प्रबंधन ने संजर से बात की और अनशन खत्म करवाया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने आरोप लगाया था कि एम्स स्टाफ ने रीवा से आए एक मरीज बालेंद्र मिश्रा को एडमिट करने के बजाय धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मरीज ब्रेन ट्यूमर और ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इसके बावजूद संजर के कहने पर भी मरीज को इमरजेंसी में भर्ती नहीं किया गया था। स्टाफ से जब संजर ने फोन पर बात करने के लिए कहा तो स्टाफ ने बात करने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद गुस्साए आलोक संजर धरने पर बैठ गए। वहीं जूडा ने राजनेताओं पर इमरजेंसी सेवाओं के संचालन में बाधा डालने का आरोप लगाया था। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में एक व्यापारी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस को पता चला है कि आरोपी आशीष पांडे आरएसएस का पदाधिकारी है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और संघ को निशाने पर लिया है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि देश में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं। वहीं रजनीश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस बयान से साफ करती है कि वो मानसिक स्तर खो चुकी है। जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितने भी घर बर्बाद हो रहे हैं, ये सब आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग। किस तरह से निर्मम हत्या की है आशीष पांडे ने, जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ में किया, ये घिनौना अपराध है। जैसे तैसे कांग्रेस की 15 महीने की सरकार बनी, उस 15 महीने की सरकार में जोड़ जुगाड़ से जो काम किया है वो सबको पता है। इस सरकार जाने का दुख कुछ कांग्रेस के नेताओं को किसी भी प्रकार से पच नहीं पा रहा है और दुख इतना है कि मानसिक स्तर भी खो चुके हैं। नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर भोपाल के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई। आपको बता दें कि पहले तो इस हड़ताल में राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स शामिल नहीं थे, लेकिन मंगलवार को जीएमसी के भी जूडा काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। आज दूसरे दिन भी जूडा ने रूटीन ओपीडी ओटी में काम नहीं किया, केवल इमरजेंसी ड्यूटी में काम किया। इस मामले में जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार इस बारे में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक के लिए मानव संसाधन की अतिरिक्त मदद अस्पताल में मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि पीजी की काउंसलिंग ना होने के कारण नया बैच आ नहीं पाया है और जूनियर डॉक्टर्स पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। भोपाल ने कल से बंद किया तो आज दूसरा दिन इसमें आते जाओ हो चुका है। तो अभी भी हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम इस चल रहे देशव्यापी आंदोलन में साथ में खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे जब तक हमारे डिमांड्स क्लियर नहीं हो जाते हैं, और जैसा भी डिसीजन होगा पूरे नेशनल लेवल पे हम उसको साथ निभाएंगे। स्वच्छता में लगातार नंबर 1 आने के बाद देश के दूसरे शहर भी इंदौर में स्वच्छता का पाठ बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मेयर और पदाधिकारी इंदौर पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें स्वच्छता के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि किस तरह से साल 2014 के बाद से इंदौर में स्वच्छता के लिए काम किए गए और किस तरह से व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। ईटानगर से आई करीब 30 सदस्यों की टीम स्वच्छता मॉडल को समझने के लिए अलग अलग जगहों का दौरा करेंगी। अरुणाचल की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। वहाँ के मेयर हमारे साथ हैं और सभी पार्षदगण हैं, सभी अधिकारीगण हैं। सभी इंदौर की स्वच्छता देखना है। सब यही कहते हैं कि इंदौर ने ऐसा क्या किया है कि हमेशा नंबर 1 आता है। कि हम इंदौर बन नहीं पाने से भी इंदौर जैसे चलने के लिए, इसलिए इतना दूर से मैडम को हम लोगों ने क्षमा चाहेगा कष्ट किया या आने के लिए ऐसे करके, क्योंकि हम इंदौर को सिर्फ नहीं सारा देश को ऐसे बनाना है, तो उस मिशन के लिए हम लोग बहुत दूर से चल के आया फिर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।